हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होइएगा, स्वस्थ होइएगा, मस्त होइएगा, अपने पढ़ाई में व्यस्त होइएगा। मैं आप लोग को बता दूं कि अब मैं इस चैनल पे अपना नोट्स लेकर आऊँगा। देखिए, जैसे कि आप लोग अपना नोट्स अभी नहीं बनाए हैं, अपने हाथों से नहीं बनाए हैं नोट्स, तो आपका काम इजी कर दूंगा। मैं अपना नोट्स आप लोग के सामने शेयर करने वाला हूँ। मैं अपना नोट्स आप लोग को दिखाने वाला हूँ। देखिए, मैं अपने नोट्स में जो भी चीज़ लिखे हैं सभी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट वीवीआई हैं। तो आप लोग इसमें कोई ऑब्जेक्टिव, इसमें कोई सब्जेक्टिव ऐसे करके नहीं दिया गया है, सब एक ही में है, एक ही में, उसमें ही सब्जेक्टिव छुपा हुआ है, उसमें ही ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है। तो नोट इस कदर, मतलब नोट्स इस कदर बनाइए जो आपका उसमें सब्जेक्टिव भी हो, ऑब्जेक्टिव भी हो, सारा चीज़ हो, ठीक है ना। और सामान्य जानकारी भी होना चाहिए। देखिए, जैसे कि हमने लिखा है सामान्य जानकारी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस नोट्स को पढ़ने के लिए एक बार श्री गणेशाय नमः कर लेते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह में, तो श्री गणेशाय नमः आप लोग कर लीजिए। एक बार भगवान का भी ध्यान करना चाहिए और आप लोग सुबह सुबह उठकर व्यायाम भी करना चाहिए। आप लोग मतलब करते रहिएगा। तो चलिए, इस टॉपिक पे ज़्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग अपने टॉपिक पे बात करेंगे जो हम लोगों को इम्पॉर्टेंट है, अपने एग्जाम के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं। तो चलिए, देख रहे हैं यहाँ पे वन शॉट लिखा हुआ है। मैंने अगर वन शॉट हो पाया तो हो पाया, वरना मैं दूसरा क्लास भी इसका पार्ट 2 भी लेकर आ सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसका मैं पार्ट 1 में ही बहुत सारे चीज़ समझा सकता हूँ। लेकिन अगर नहीं हो पाया आज, तो मैं पार्ट 2 इसका कल या परसों लेकर आ सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए, साइंस का जो है चैप्टर 3 है और ये तीसरा चैप्टर है जो धातु और अधातु है। इसका सामान्य जानकारी हम लोग देखेंगे। इसका सामान्य जानकारी हम लोग कह रहे हैं, एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिख सके। देखिए, सामान्य जानकारी वर्तमान में, देखिए हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे गड़बड़ा जा रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिएगा अच्छे से, और आप लोग को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा नोट्स है, आप लोग अपना नोट्स बना सकते हैं यहीं से भी, यहाँ से भी, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि वर्तमान में कुछ 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें 92 तक प्राकृतिक और इसके बाद के तत्व जो है संश्लेषण है। देखिए, ये हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, कहीं पे अगर शब्द गलत है तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, कोई बात नहीं है, मैं उसको सुधार कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो अगर कोई गलती हो जाए यहाँ पे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, या फिर छोटा बालक समझकर माफ़ कीजिएगा। आप लोग अपने से देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पे कह रहा है दूसरा पॉइंट, अगर मिड पॉइंट देना है आपको, ठीक है ना, एरो देकर लिखना है ताकि ये ऑब्जेक्टिव बन सके। ये ऑब्जेक्टिव बन गया कि वर्तमान में कुल कितने तत्व हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा वर्तमान में कुल कितने तत्व के ज्ञान है, तो आपको बताना है 118 तत्व। चलिए, कह रहा है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। जो पदार्थ है उसका सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है, आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है कि परमाणु की खोज डाल्टन ने 1803 ईस्वी में किया था। क्या कौन किया था? तो डाल्टन ने 1803 ईस्वी में किया था। किसकी खोज? तो परमाणु की खोज। परमाणु भी 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु कितने कणों से मिलकर बना होता है, आप लोग को याद होगा। परमाणु जो है मेरे भाई, परमाणु जो है तीन मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होते हैं। जैसे कि पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हमारा प्रोटॉन है, तीसरा हमारा न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। पहला हमारा इलेक्ट्रॉन है, याद कीजिए। देखिए, याद करते जाइए, आप लोग याद करते जाइए, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि आप लोग क्लास करके और बैठ गए, तो वैसा समय नहीं है। आप लोग याद करते जाइए, पढ़ते जाइए, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं ना, उसको आप लोग पढ़ते जाइए। देखिए, पहला हमारा कह रहा है इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमारा कह रहा है प्रोटॉन, तीसरा हमारा कह रहा है न्यूट्रॉन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे कि परमाणु के कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्ष पर ध्रुवण करता है, ठीक है ना, ध्रुवण करता है। चलिए, कह रहा है कि प्रोटॉन धनावेशित यानी P+, इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित, एवं न्यूट्रॉन उदासीन यानी 7 होता है, ठीक है ना। उदासीन किसको कहते हैं? तो 7 जो है, 7 जैसे अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान समझते हैं कितना होता है? 7 से कम होता है। और क्षार का पीएच मान जानते हैं क्या होता है? तो 7 से अधिक, यानी 7 से अधिक होता है। तो 7 जो है, अगर बीच में जो है, तो बीच में कौन है? तो 7 है, तो आपका उदासीन पीएच मान 7 हो जाएगा। तो वही करा कि इलेक्ट्रॉन उदासीन होता है। इसमें वो टॉपिक नहीं पढ़ना था, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया।
चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है, नेक्स्ट हमारे नोट्स में लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। क्या कौन किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। कह रहा है प्रोटॉन की खोज, यहाँ पे सबका खोज दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे सबका खोज दिया गया है। कह रहा है कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने एवं न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने की थी, याद कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की एवं न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। एक बार और पढ़ते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा ना, ये सब महत्वपूर्ण है, ये सब पूछता है भाई, ठीक है ना, ये सब पूछता है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज जो है मेरे भाई जेम्स चैडविक ने की थी। उसके बाद कह रहा है मेरे भाई, उसके बाद कह रहा है लास्ट पेज है मेरा, यहाँ मतलब सॉरी यहाँ यहीं तक पेज है ये। हाँ, कह रहा है कि नाभिक मतलब नाभिक यहाँ पे होना चाहिए, कोई बात नहीं, आप लोग सुधार लीजिए। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने 1911 में किया था। कब किया था? तो 1911 में की थी। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जो तत्व होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक बार और हम लोग पढ़ेंगे कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने 1911 में की थी। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने 1911 में, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, ये इसमें जो है ऑब्जेक्टिव भी छुपा हुआ है और सब्जेक्टिव भी छुपा हुआ है, तो आप लोग ध्यान से बारीकी से देखते रहिएगा। कह रहे कि धातु को चालक सुचालक, अधातु को कुचालक और उपचालक को सामान्यतः अर्धचालक भी कहते हैं। एक बार और पढ़ेंगे हम लोग, धातु को चालक सुचालक और अधातु को कुचालक और उपचालक को सामान्यतः अर्धचालक भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे कह रहा है, नेक्स्ट पेज हमारा कह रहा है, नहीं होगा ऐसे, नेक्स्ट पेज कैसे आएगा? हाँ चलिए, नेक्स्ट पेज हमारा कह रहा है, नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन आ गया। देखिए कितना, वो जो पहला पेज था, जो पहला पेज था वो बेसिक था, बेसिकली वो बेसिक था, ठीक है ना, और वहाँ पे आप लोग को सारी जानकारी मिल गई होगी। और अब हम लोग क्वेश्चन भी बनाते हैं, क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि धातु किसे कहते हैं? धातु आप लोग को पता है किसे कहते हैं? ये सब इम्पोर्टेंट है भाई, मोस्ट भी आ गया। अब हमको मज़ा आएगा पढ़ाने में, ठीक है ना, अब हमको भी मज़ा आएगा पढ़ाने में। ये सब आप क्वेश्चन आया ना, अब हमको भी बहुत मज़ा आएगा भाई आप लोग को पढ़ाने में। कह रहा है कि धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं आप लोग बताइएगा। देखिए धातु जो है ना, धातु जो है वह तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु यहाँ पे न छूट गया है या फिर मुझे फ़ोटो लेने में छूट गया होगा, न छूटा नहीं होगा लेकिन फ़ोटो लेने में छूट गया होगा, तो आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि वह तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं उसे धातु कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट आपको अधातु का बताना है, तो फिलहाल अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि वह तत्व, देखिए याद कीजिए आप लोग, हम बोल रहे हैं उसी समय से याद कीजिए। वह तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। लोहा, कोबाल्ट, निकेल इत्यादि। कह रहा है कि अधातु किसे कहते हैं? क्या कर रहा है कि अधातु किसे कहते हैं? देखिए धातु में आपको याद रखना है ये सब नाम। देखिए उदाहरण से ही सवाल पूछता है, जैसे कि आप लोग को पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि लोहा किस धातु का होता है, लोहा किस धातु है, मतलब लोहा कौन सा धातु है, तो आपको बताना है कि ओ शिट यार, लोहा क्या है तो आपको धातु बताना है, कोबाल्ट क्या है तो आपको धातु बताना है, निकेल क्या है तो धातु बताना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अभी हम लोग उतना बोलते नहीं है ना, इसलिए हमको आदत नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, आप लोग एडजस्ट मार लीजिएगा, हमको पता है, छोटा भाई है आप लोगों के हम। देखिए अधातु किसे कहते हैं? क्या कह रहा है कि अधातु किसे कहते हैं, ठीक है ना, अधातु किसे कहते हैं? तो वह तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करता है। आप लोगों को मैं बताया ना, और जस्ट अपोजिट कर देना है। मेरे नोट्स में एक चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा, मेरे नोट्स में एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना सरल और साधारण भाषा में मैं लिखा हूँ। जैसे कि देखिए ये कोई भी याद कर लेगा, जैसे कि धातु है जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करता है, और अधातु जस्ट अपोजिट कि ये चालन नहीं करता है। ये सामान्यतः ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है,
तो आप लोग याद कर लीजिएगा इसको मेरे भाई। मेरे नोट्स में काफ़ी आप लोग को सरलतम रूप से मिल रहा होगा। अगर कहीं पे यहाँ पे मतलब जैसे कि होता है ना सेंटेंस गलत है तो वो आप लोग सुधार लीजिएगा। जैसे कि कह रहा है कि कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब क्या है, तो ये सब अधातु के रूप हैं। ये सब आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं उपधातु, यानी कि उपधातु जिसे हम लोग अर्धचालक भी कहते हैं। किसे कहते हैं उपधातु, तो वैसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। उपधातु कहलाते हैं यहाँ पे हैं छूट गया, देखिए यही सब देखना है आप लोग को, ठीक है ना, यही सब देखना है। वैसे तत्व जिसमें यानी जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे कि सिलिकॉन हो गया, मतलब सिलिकॉन हो गया, और जब जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया इत्यादि हो गया मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और जितने भी मेरे भाई क्लास 10th में हैं, मेरे गांव से पढ़ रहे हैं, मेरे ज़िला से पढ़ रहे हैं, उन सभी को एक्स्ट्रा में मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब जितने भी मेरे स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थी और मेरे साथी, मेरे दोस्त जितने भी मेरे से पढ़ते हैं उन सभी को मैं एक्स्ट्रा में हैप्पी 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 मकर संक्रांति करता हूं। यानी कि बहुत खुश मकर संक्रांति आप लोग का बीते। आप लोग मज़े से खाइएगा, पकवान सब खाइएगा, तो मुझे भी खिलाइएगा, ठीक है ना, मुझे भी खिलाइएगा। चलिए कोई बात नहीं है, मेरे भी घर पे बनता है तो मैं खा लूँगा, आप लोग खुद खा लीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन अच्छे से खाइएगा। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा मजाक उजाक करते रहते हैं, हंसी मजाक मतलब थोड़ा चलता रहता है यहाँ पे। देखिए थोड़ा हंसी उसी करना चाहिए। देखिए ज़िंदगी में थोड़ा हंस के पढ़िए, रोते रोते मत पढ़िए, क्योंकि ये ज़िंदगी ज़्यादा दिन का नहीं है, ठीक है ना। चलिए, और मैं अभी बालक हूँ, जैसे कि मजाक उजाक हमको विद्यार्थी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोग मेरे एक फ्रेंड्स है ना, साथी है। अभी आप लोग मेरे विद्यार्थी बने नहीं हैं, अभी मैं खुद विद्यार्थी हूँ। मैं जब टीचर बन जाऊँगा ना तब आप लोग को बताऊँगा। अभी तो हम साथी न हैं, जैसे कि हम दूसरे टीचर से पढ़े हैं और मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो हम लोग दोस्त हैं। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी बात पर। चलिए कोई बात नहीं। धातु एवं अधातु के भौतिक गुण। अब आइए देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। अब हम लोग इम्पोर्टेंट थिंग्स बात कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग अपने कुर्सी का पेटी बांध चुके हैं कि नहीं, आप लोग मेरे कमेंट में बताइएगा। देखिए अपनी कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम आते रहेंगे आप लोग के बीच, ठीक है ना। ये लगभग आप लोग देख सकते हैं 1 घंटा का वीडियो होने वाला है। 1 घंटा मैं आज आप लोग को पढ़ाऊँगा। 1 घंटा का टाइम आज आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिएगा, छोटे क्रिएटर के साथ, यानी छोटे यूट्यूबर के साथ। देखिए अपने छोटे भाई के साथ भी कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि धातु अधातु के गुण हैं। पहले हम लोग धातु के गुण पढ़ेंगे ना, कह रहा है कि धातु के भौतिक गुण। देखिए एक तो होता है भौतिक गुण होता है और एक रासायनिक गुण होता है। तो पहले हम लोग भौतिक गुण पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग रासायनिक गुण पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे सब चीज़ यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब हमारा कह रहा है कि धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। पहला तो कह रहा है, हमारा पहला पॉइंट कह रहा है कि ये कठोर होते हैं, ठीक है, ये चमकीली होती है, ठीक है, और इसके बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। भाई मतलब ये तो आप लोग MTR लगा लीजिए, MTR ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी इसको पढ़ता हूँ बार बार, तो मुझे भी लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बाह्यतम कक्ष में ना 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये क्या कह रहा है कि ये विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं, तो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पे जाएगा। अब कह रहा है कि यह, अब अभी और है, इसमें गुण बहुत है, इसमें 10 गुण है, 10 गुण। आपको सभी में 10-10 गुण मिलेंगे। तो आप लोग याद कीजिए, ठीक है ना। बहुत सारे हम लोग आप लोगों के साथ शेयर न करने वाले हैं आज। देखिए क्या कर रहा है, यह सामान्यतः तन्य होते हैं। मतलब सोना जो है सबसे तन्य पदार्थ कौन सा है, सबसे तन्य पदार्थ वो आपका सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोना। आई एम रियली सॉरी, मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। हाँ चलिए अब नहीं होगा प्रॉब्लम। यहाँ पे कह रहा है सोना जो है सबसे तन्य पदार्थ है। उसको आप लोग बहुत दूर तक ले जा सकते हैं लमड़ा के। चलिए अभी हम लोग उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। चलिए
चलिए क्या कर रहा है कि हमारा पाँचवा नंबर पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि सब यह सामान्यतः तन्य होते हैं और ये जो है ये अघात वर्धन्यता मतलब अघात वर्धन्यता होते हैं, अघात वर्धन्यता होते हैं। इससे विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि आप धातु पे पीटिएगा ना, धातु पे पीटिएगा तो वो टन 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 मतलब विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी, और आप लोग अधातु पे पीटिएगा तो उतना नहीं होगा उतना, मतलब ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा उसमें। जैसे आप लकड़ी को लकड़ी से पीटिएगा तो आपको ध्वनि उत्पन्न होगा, नहीं होगा मेरे भाई। चाहे लकड़ी को आप पीटिएगा तो नहीं, धातु को आप पीटिएगा तो बहुत ध्वनि उत्पन्न होता है। कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि आपका आठवां नंबर पॉइंट आप लोग का कह रहा है कि इसके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। किसके? तो धातु के गलनांक एवं क्वथनांक जो है उच्च होते हैं, मतलब ये गलता बहुत कम है। इसका घनत्व मतलब नहीं, गलनांक उच्च होते हैं यानी गल जाता है ये। अच्छा, कह रहा है कि इसका घनत्व उच्च होता है, मतलब ये घना होता है, बहुत घन होता है, मतलब ऐसे घन होता है, घन क्या होता है? घना होता है। जैसे सोना देखते हैं पूरा घना होता है मेरे भाई। चलिए अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे, क्या कर रहा है कि इसमें परमाणु धन आयन होते हैं यानी प्लस होता है। इनमें परमाणु जो है प्लस होता है यानी धन आयन होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ गया। पहले तो हम आप लोग को इसमें कहेंगे कि MTR लगा लीजिए, आप लोग को मज़ा आएगा। MTR आप लोग लगा लीजिए। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि चलिए हाँ, कह रहा है आप लोग भी ऐसे डिज़ाइन बना कर लिखते हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताएं। हमको तो बहुत मज़ा आता है, इसे डिज़ाइन बना के लिखने में ना बहुत मज़ा आता है, हमको बहुत आनंद मिलता है, खुशी मिलता है एगो। चलिए, याद रखने योग्य अपवाद यानी उसमें जो देखिए वो है, देखिए अपवाद मतलब क्या होता है, जैसे वो धातु है लेकिन वो अधातु के उसमें गुण भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। वो धातु है, वो धातु में गिनती होते हैं लेकिन पाए जाते हैं वो उसमें पाए जाते हैं अधातु के गुण। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है कि पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब हमारा कह रहा है कि सोडियम और पोटेशियम मुलायम होता है। जो सोडियम और पोटेशियम होता है वो मुलायम होता है। क्या होता है मेरे भाई? मुलायम होता है। और कह रहा है गैलीलियम और सीजियम, क्या कह रहा है? सीजियम के द्रवनांक निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है मेरे भाई, निम्न होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आप लोग समझते नहीं है बात को। ऑनलाइन में क्लास यानी कैमरे के सामने क्लास लेने में ना बहुत जिगरा चाहिए। सब आदमी नहीं ले पाता है ना क्लास, सब आदमी क्लास नहीं ले पाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, वही ले पाएगा जो योग्य है, इसके योग्य है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, सभी आदमी अपने अपने जीवन में ठीक है, अपने अपने स्तर पर ठीक है, अपने अपने पॉइंट पे ठीक है। चलिए कह रहा कि महत्वपूर्ण बिंदु, अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ पे कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। यह एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि धातुई ध्वनि किसे कहते हैं। तो आप लोग को बताना है कि धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं, और आपको धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। धातुई चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धातुई चमक कहते हैं, धातुई चमक कहते हैं। एक बार और हम लोग पढ़ेंगे कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। देखिए हम लोग मतलब जो हम है ना, हम आप ही लोग के साथ हम भी याद कर रहे हैं, ठीक है ना। हम भी याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं नोट्स को अपने, और आप लोग भी पढ़ लिए हों, आप लोग भी पढ़ रहे हैं मेरे साथ। तो ये ऐसे क्या होता है कि जैसे कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं और हम भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि मेरा भी तैयारी यहाँ से हो रहा है, मैं भी रट रहा हूँ, आप लोग भी रटिए, ठीक है ना। जैसे हम रटा रहे हैं आप लोग को, वैसे ही आप लोग अपना रटिए, या फिर आप लोग भी किसी को रटाइए। तो चलिए कोई बात नहीं है, अगर आप लोग रटाने में असमर्थ हैं तो कोई बात नहीं, अपना खुद रटिए। मैं रटाने में समर्थ हूँ तो मैं रटा रहा हूँ आप लोग को, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पे हमारा कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। जहाँ जहाँ आपको
मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है, मैं वहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। कह रहा है कि मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक, यानी जो विद्युत का सबसे अच्छा चालन कौन करता है, तो चांदी करता है। चांदी में बहुत विद्युत करंट होता है। तन्यता किसे कहते हैं, तो तन्यता बहुत अच्छा है, ये तन्यता बहुत मस्त क्वेश्चन है, यहाँ पे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तन्यता किसे कहते हैं, तो किसी धातु का वह गुण जिसके कारण, अगला पेज में चलेंगे, यहाँ पे अब नहीं है, किसी धातु का, सॉरी एक मिनट, हाँ कह रहा है कि किसी धातु का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उसे पीट कर लंबे तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, तन्यता कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, क्या कह रहा है कि उसे पीट कर लंबे तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तन्यता कहते हैं उसे। अब यहाँ पे 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबी तार बना सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 2 किलोमीटर तक लंबी तार बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगला कह रहा है कि सबसे तन्य धातु सोना होता है, जैसा कि मैंने आप लोग को पीछे बताया है कि सबसे तन्य धातु जो है वो सोना होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोग कलर बदल लेंगे इसका, बहुत देर से हम लोग एक ही कलर का यूज कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग आएंगे यहाँ पे, हाँ अब हम लोग करें 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है, और 100 ग्राम चांदी यानी सिल्वर से 200 मीटर की तार बनाई जा सकती है। कह रहा है कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, और जो 100 mg यानी 100 ग्राम यानी mg यानी क्या होता है, हाँ 100 मीटर ग्राम जो है 100 मिलीग्राम चांदी से 100 मीटर की तार बना सकते हैं। 100 मिलीग्राम से हम लोग 200 मीटर की तार बनाई जा सकती है, यानी बना सकते हैं। अब आते हैं आघात वर्धन्यता से आप क्या समझते हैं। आघात वर्धन्यता, एक पॉइंट आप लोग देख रहे हैं कि हम जैसे लिखे ना वैसा ही लिखे है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे और उत्तर यहाँ पे लिखकर ऐसे डैश दे दिए और यहाँ पे लिख दिए। देखिए सब में हमारा वैसा ही होगा, क्योंकि हम सभी नोट्स में ऐसे ही लिखते हैं, हमको मज़ा आता है, हमको ना मज़ा आता है। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि आघात वर्धन्यता किसे कहते हैं मेरे दोस्त, या फिर आप उससे क्या समझते हैं। तो कह रहा है प्रायः धातु को पीट कर एक चादर के रूप में ढाला जा सकता है। धातु के इसी गुण को आघात वर्धन्यता कहते हैं। जैसे एक लोहा लीजिए, ठीक है ना, एक लोहा लीजिए, मानिए कि एक ये लोहा है, ठीक है ना, ये लोहा है, और इसको पीटते एक चादर के रूप में आप लोग परिवर्तित कर दिए, तो ये क्या कहलाएगा, तो आघात वर्धन्यता कहलाएगा। देखिए अब आपका धातु का जो है भौतिक गुण समाप्त हुआ। अब हम लोग अधातु के भौतिक गुणों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आप लोग भी नोट करते जाइएगा मेरे भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स आप लोग को बता रहे हैं। कोई अपना नोट्स शेयर नहीं करता है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ नोट्स। क्यों? क्योंकि आप लोग की परीक्षा का जो है मात्र 38 दिन बचा हुआ है। 38 दिन बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? 38 दिन। जैसे कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज के लिए, मतलब आज के दिन से 38 दिन बचा हुआ है। चलिए अब हमारा कह रहा है कि धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित है। धातुओं के भौतिक गुण जो है निम्नलिखित है। यह सामान्यतः भंगुर होते हैं। जैसे कि जस्ट अपोजिट कर देना है ना मेरे भाई, जैसे कि वो क्या होते तन्यता होते ना, धातु जो होते हैं। अच्छा छोड़िए उसको, क्या कर रहा है कि हमारा धातु जो है ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? यह भंगुर होते हैं। क्या होते हैं? यह भंगुर होते हैं। यह जो है भंगुर होते हैं। और ये सामान्यतः मटमैले होते हैं। क्या होते हैं? मटमैले होते हैं। यह सामान्यतः मटमैले होते हैं। वो चमकीले होते हैं तो ये मटमैले होते हैं। और इसके बाह्यतम कक्ष में जैसे कि वहाँ पे 2 3 ऐसे पाया जाता है ना, 2 3, तो यहाँ पे 5 6 7 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 5 6 7 पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बाह्यतम कक्ष में 5 6 7, ठीक है ना। चलिए आपका नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि धातु सुचालक होते हैं,
सुचालक होते हैं या चालक होते हैं, और अधातु कुचालक होते हैं, और जो उपधातु होते हैं वो अर्धचालक होते हैं। आप लोग याद रखिएगा जीवन में, ये अपने जीवन से भी रिलेटेड बातें हैं। करा कि इन्हें पीट कर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। जैसा कि हमने बताया है, अगर आप एक लकड़ी को पीटते हैं तो वहाँ से ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। अगर किसी घंटी को आप लोग पीटते हैं तो वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होता है, टन टन टन, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे करा इसके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं ना, इसके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, है ना। कितना पेज है? 4वां पेज हम लोग पढ़ा चुके हैं, 5वां पेज पे चलते हैं। कह रहा है इसमें भी अपवाद है, इसमें भी अपवाद है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। करा कि इसका, सॉरी, है ना, करा कि इसका घनत्व निम्न होता है ना, इसका घनत्व जो है निम्न होता है। क्या होता है? इसका घनत्व जो है निम्न होता है। इसमें परमाणु ऋणायन होता है ना, इसमें परमाणु क्या होता है? ऋण आयन होते हैं। इसमें परमाणु क्या होता है मेरे भाई? ऋण आयन होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। और इसमें एक अपवाद भी होता है, इसमें एक अपवाद नहीं, इसमें लगभग 3-4 अपवाद है, तो आप लोग उसको भी देखिए। आप लोग अपवाद जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो बिहार बोर्ड जो है वो थोड़ा टेढ़ी है, वो अपवाद को ही पूछ देता है। क्या पूछता है? अपवाद को ही पूछ देता है। तो आप लोग अपवाद को बेशक में याद कीजिएगा। क्या कीजिएगा? बेशक में याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अपवाद, क्या कह रहा है? अपवाद। देखिए, ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ब्रोमीन एकमात्र ऐसे धातु है, जैसे उसमें जो है उसमें एक अपवाद था। क्या उसमें क्या अपवाद था बताइए? धातु में एक मात्र पारा जो है, एक मात्र पारा धातु है जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, उसमें यह था। लेकिन इसमें क्या अपवाद है? तो ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो 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 कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और एक ग्रेफाइट भी है, एक ग्रेफाइट भी है, एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है सुचालक होता है। आपको एग्जाम में पूछ देगा कि विद्युत का सुचालक निम्न में से कौन होता है, आपको ऑप्शंस दे देंगे, और एक ऑप्शन में आपको ग्रेफाइट भी दे देगा, बाकी बात सभी को अधातु कर देगा। आपको एगो ग्रेफाइट दे देगा, तो आपको आंसर मारना है ग्रेफाइट पे, ठीक है ना। आपको ऑप्शन मारना है ग्रेफाइट पे। अब हमारा कह रहा है कि आयोडीन और हीरा अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। जैसा कि धातु चमकीली पदार्थ होती है, लेकिन 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 ये जो है आयोडीन और हीरा एक प्रकार का अधातु है, लेकिन ये चमकीली होती है, यही इसका अपवाद है। हीरा अधातु होते हुए भी, मतलब हीरा अधातु होते हुए भी ये कठोर होते हैं। ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं। देखिए, याद रखने योग्य, यानी याद रहे, याद रहे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हम आप लोग बता रहे हैं। याद रहना चाहिए, आप लोगों को याद रहना चाहिए। देखिए, इंपॉर्टेंट थिंग्स देने से पहले आप लोग एरो एक बार दे दीजिएगा, ठीक है ना। एरो एक बार दे दीजिएगा। हम लोग बार बार हम लोग किसी भी नोट्स को बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, एरो दे देकर नोट्स बनाते हैं। चलिए, करा याद रखने योग्य कह रहा है कि हीलियम सबसे हल्का एवं यूरेनियम सबसे भारी तत्व होता है। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कह रहा है कि हीलियम सबसे हल्की धातु एवं ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु होती है, ये भी याद रखने योग्य है। और कह रहा है कि हीलियम सबसे हल्की गैस और रेडान भारी गैस होता है, ये भी याद रखने योग्य है आप लोगों के लिए। अक्रिय निष्क्रिय उत्कृष्ट गैसों की संख्या 6 होती है। क्या होती है? 6 होती है। क्या होती है? 6 होती है। क्या होती है मेरे भाई? 6 होती है। कह रहा है कि यह किसी तत्व से किसी तत्व से अभिक्रिया नहीं करते हैं। यह जो है किसी तत्व से अभिक्रिया नहीं करते हैं। और एक ट्रिक है, हीनी अर्कर जेरन। अगला पेज में चलते हैं, 5 नंबर पेज तक हो गया आपका। 6 नंबर पेज कह रहा है कि हीनियर कर पेज के जो है इसका हो जाएगा हीनियर, मतलब ही से हो जाएगा हीलियम, नी से हो जाएगा नियॉन, अर से होगा आर्गन, कर से होगा क्रिप्टन, जे से होगा जेनॉन, और रन से होगा रेडॉन, ठीक है ना, रेडॉन। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण। हाँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा
कि मैंने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरलतम तरीके से हमने धातु का भौतिक गुण पढ़ा चुका, यानी पढ़ा दिया। अब हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे, तो अब हम लोग धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणों पे बात करेंगे, यानी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रासायनिक गुणों पे। तो कह रहा है, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग्स के लिए यहाँ पे बना रखा है, एक कह रहा है कि धातुओं के रासायनिक गुण, एरो देकर लिख देंगे हम लोग अच्छे से। पहला पॉइंट कर रहा है, देखिए अगर आप लोग क्लास 10th में नोट्स नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग नोट्स बनाए हैं तो अपना नोट्स पढ़िएगा। देखिए नोट्स पढ़ने से क्या होता है कि आप लोग को, देखिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव याद करने से कुछ होगा, लेकिन आप लोग नोट्स पढ़िएगा तो और बेहतर होगा, ठीक है ना, और बेहतर होगा। आप लोग नोट्स पढ़िएगा, अपना नोट्स खुद का बनाइएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। लेकिन आप लोग किताब का भाषा पढ़िएगा ना मेरे भाई, किताब का भाषा पढ़िएगा तो आप लोग किताब का भाषा वहाँ पे लिखिएगा ना, कहेगा ये बचवा पूरा रट के आ गया, यहीं पर उतार दिया पूरा किताब के। लेकिन आप लोग ऐसा गलती नहीं करिएगा, ठीक है ना, ऐसा गलती नहीं करिएगा, क्योंकि शुभम लेकर आ चुका है आप लोगों के लिए शारदा ऑनलाइन क्लासेस 81 हमेशा आप लोग के लिए तैयार रहेगा, हमेशा आप लोग के लिए तैनात रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आगे चलकर बहुत सारे इस पे अपडेट मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ पे 11th 12th क्लास 10th 9th सब का पढ़ाई होने वाला है। तो अभी इस चैनल को छोटा है, अभी तो चैनल छोटा है, लेकिन एक बड़ा परिवार बनाने के लिए आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार, आप लोग का स्नेह चाहिए। आप लोग सिर्फ प्यार कीजिए, आप लोग सिर्फ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। बड़ा तो मैं खुद बना लूँगा अपने दम पे। अभी मैं क्लास 10th में हूँ, अपने एग्ज़ाम को लेकर इस चैनल पे वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं 1 घंटा का वीडियो आप लोग के सामने लेकर आ गया हूँ। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें मैंने अपने पूरे नोट्स के बारे में बताया है। तो आप लोग इस नोट्स को समझिए, कैसे बनाए हैं हम, कैसे आप लोग को बता रहे हैं। कोई नहीं बताता है मेरे भाई, आज के ज़माने में अपना नोट्स कोई नहीं दिखाता है, ठीक है ना। चलिए हम दिखाए हैं आप लोग को, हम दिखा रहे हैं, तो आप लोग मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा, मेरे बातों को समझिएगा। मैं आप लोगों को पढ़ कर बता रहा हूँ, मेरे गला सूख चुका है मेरा पूरा, पानी पीने का भी मन कर रहा है, लेकिन नहीं पीऊँगा मैं। जब तक क्लास ख़त्म नहीं तब तक पानी पीना नहीं, ठीक है ना। चलिए आप लोग भी मत पीजिएगा, एक प्रण ठानिए आप लोग की क्लास ख़त्म करके ही पानी पीना है, क्लास ख़त्म करके ही पानी पीना है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। करा कि धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड जो है क्या होते हैं मेरे भाई? क्षारीय होते हैं। कुछ ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्षार बनाते हैं। कुछ ऑक्साइड जो है क्षारीय होते हैं और कुछ ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्षार बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि देखिए ये तनु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यह तनु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो हम तो कह रहे होंगे कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा मेरे हाथों से लिखा हुआ नोट्स पढ़कर। मेरा राइटिंग कैसा आप लोग बताइएगा। राइटिंग तो उतना अच्छा नहीं इसमें दिख रहा होगा आप लोग को, चाहे नहीं है कोई बात नहीं है, आप लोगों को पढ़ने से मतलब है। ये सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करते हैं। ये सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करते हैं। देखिए ये सभी ब्लैक आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन मैं ब्लैक से नहीं लिखा हूँ, ठीक है ना। जो क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन जैसे उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, ये है ना, इसको मैं ब्लैक पेन से लिखा हूँ, लेकिन जो ये आपको दिख रहा होगा नीचे वाला उत्तर जो आपको दिख रहा होगा, ये मैंने ब्लू पेन से लिखा है। तो आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने जो PDF बनाया है ना, उसके कारण ये वो रंग हट गया है, ये ब्लैक ही हो गया है पूरा। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़िए, यहाँ पे सब तो क्लियरली दिख ही रहा है। कह रहा है कि धातु जल के विभिन्न अवस्थाओं से संयोग कर प्रत्येक स्थिति में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, याद रखिएगा। अब हम लोग कह रहे हैं कि उभयधर्मी किसे कहते हैं, जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिखा, उत्तर लिखा। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो कह रहा है वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण के हो। वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण के हो। वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय गुणों मतलब दोनों गुणों के हो। ऐसे याद करना है आप लोग को, ठीक है ना, ऐसे।
और उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं जैसे कि Al2O3, JNO इत्यादि। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यानी छठा पेज, मतलब आधा अर्ध क्लास हो चुका है, यानी कि 35 मिनट का क्लास हो चुका है, अर्ध क्लास आप लोग का हो चुका है, यानी कि छठा पेज 12 पेज में से 6 पेज हम लोग पढ़ चुके हैं। 7वां पेज पढ़ते हैं। 7 पेज में हम लोग इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखे क्या है, हाँ, अधातुओं के रासायनिक, यानी आप लोग धातु के रासायनिक गुण कब पढ़ लिए आप लोग को पता भी नहीं चला होगा, और धातु के रासायनिक गुण भी खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे अधातु के रासायनिक गुण, ठीक है ना। अधातु के रासायनिक गुण, देखिए क्लास जब मज़ेदार होता है ना तो पता नहीं चलता टाइम कब बीत गया, ठीक है ना। हम लोग भी क्लास करते हैं तो हम लोग को भी ऐसा ही लगता है, कब बीत गया क्लास पता नहीं चलता है, तो आप लोग को भी ऐसा ही लग रहा होगा मेरे साथ होकर। चलिए कह रहा है कि थोड़ा सर्दी हो चुका है ना, इसीलिए थोड़ा आवाज़ नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं है। देखिए हिम्मत होना चाहिए पढ़ाने का, जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। बहुत शब्द हैं बोलने के लिए, लेकिन उतना क्लास में बकवास नहीं करना चाहिए मेरे भाई। चलिए करा कि अधातु के रासायनिक गुण करा है, और अधातु के रासायनिक गुण करा कि अधातु के परमाणु ऋण आयन होते हैं। क्या होते हैं? अधातु के परमाणु ऋण आयन होते हैं। और करा कि अधातु जो है ऑक्सीजन, यानी कि गलत यहाँ पे लिखा गया थोड़ा सा, ऑक्सीजन, हाँ थोड़ा सा सटना चाहिए वहाँ ना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाता है। अधातु ऑक्साइड बनाता है, याद रखिएगा। चलिए तीसरा पॉइंट आप लोग का करा है कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, याद रखिएगा इसे। कह रहा है कि ये जल से अभिक्रिया नहीं करता है। कौन? तो जो अधातु होते हैं ये जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, और जो धातु होता है वो जल से जल्दी ही अभिक्रिया कर वो खराब हो जाता है, उसमें बिजी लग जाता है। अगर आप लोग आगे पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है, तब तक के लिए इतना ही पढ़िए। चलिए कह रहा है कि ये सामान्यतः तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये सामान्यतः तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। यह हाइड्रोजन के साथ संयोग कर संयोजक हाइड्राइट बनाती है। ये जो है हाइड्रोजन गैस के साथ हाइड्रोजन के साथ संयोग कर संयोजक मतलब सहसंयोजक हाइड्राइट बनाती है, ठीक है ना। चलिए करा कि अष्टक नियम को लिखे मेरे भाई, अष्टक नियम को लिखे, ठीक है ना। चलिए अष्टक नियम को लिखते हैं। वह नियम जिसके अंतर्गत किसी तत्व के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर, मतलब दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अस्थायी होना चाहते हैं, उसे अष्टक का नियम कहते हैं। करा कि वह, देखिए अगर याद नहीं होगा ना आप लोग को, हमसे भी कुछ ऐसा बात है जो याद नहीं हो पाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, तो MTR लगा लेते हैं, MTR करते हैं उसको हमेशा। मैं तुझे रटूंगा, ठीक है ना, मैं तुझे रटूंगा, एक जुनून के साथ बोलिए, मैं तुझे रटूंगा। तो अष्टक नियम को लिखे तो वह नियम जिसके अंतर्गत किसी तत्व के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अस्थायी होना चाहते हैं, उसे अष्टक का नियम कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। कह रहा कि इलेक्ट्रॉन के बिंदु से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन के बिंदु संरचना से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग यहाँ पे समझिएगा। मैंने कुछ उदाहरण भी दे रखा है, तो आप लोग उसको भी समझिएगा। कह रहा है कि जब किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को उसके संकेतों के साथ निरूपित यानी निरूपण इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। एक बार और हम लोग पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और सरलतम रूप से पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे ना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से आप क्या समझते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे साथियों? तो आप लोग को समझना है कि जब किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को उसके संकेतों के साथ निरूपण करते हैं, निरूपण इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। करा कि कार्बन, ये एक उदाहरण है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जैसे कि कार्बन का हम संयोजन निकालेंगे, संयोजकता निकालेंगे। जैसे कि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 2 4 होता है,
कार्बन को हम लोग तोड़ेंगे तो C मतलब 2 होगा एक, और एक 4 होगा। तो जो ये है जो बाह्यतम कक्ष में होता है, जो बाहर होता है इधर साइड में होता है, उसको हम लोग कहते हैं संयोजकता। और वही हम लोग लिखते हैं संरचना में, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम लोग वही लिखते हैं। तो आपका जो C है ये कार्बन है, आपका संकेत है, उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। और उसके बाद जितना आप लोग का है वहाँ पे एक यहाँ पे दे देना है, एक यहाँ पे देना है, एक यहाँ पे देना है और एक यहाँ पे देना है, यानी कि आपका 4 इलेक्ट्रॉन दिया गया, इसमें दिया गया 4 इलेक्ट्रॉन। और आप लोग को पहले ही बताइए कि आप लोग को पढ़ने में कैसा लग रहा है। आप लोग पानी उनी अभी तक पिए हैं कि नहीं, से बताइए। पानी उनी पिए हैं कि नहीं। 40 मिनट का क्लास हो चुका है, मेरा हालत ख़राब अभी तक नहीं हुआ है। अभी भी हम 2 घंटा का क्लास और ले सकते हैं, ठीक है ना। 2 घंटा का क्लास और ले सकते हैं, क्योंकि मुझे ना याद करते करते कोई बात नहीं, 1 घंटा कब भी जाता है पता नहीं चलता है, ठीक है ना। चलिए, हम भी पुराने खिलाड़ी हैं, अभी नए नए हैं लेकिन पुराने हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते अपने नोट्स को। चलिए, कोई बात नहीं है। देखिए, आप लोग को मैं बहुत सारा बात समझाया, बहुत सारा बात सिखाया, बहुत सारा हम लोग डिस्कस किए। तो अगर आप लोग को ये सब अच्छा लग रहा है, ये सब अच्छा लग रहा है, पॉइंट्स मेरा अच्छा लग रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और अपने स्टोरी में इसको लगा दीजिएगा, मेरे थंबनेल को। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या कर रहा है, हमारा नेक्स्ट कर रहा है कितना नंबर पेज, 7 नंबर पेज हो जाएगा। अब 8 नंबर पेज हम लोग चलते हैं, ठीक है ना भाई। रुक जाइए 1 मिनट, ये नहीं है, हाँ चलिए 8 नंबर। अब हम लोग कुछ जो है संरचना लाए हैं उसको देख लेते हैं। कर रहा है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी कि ऑक्सीजन है ना। कर रहा है कि ऑक्सीजन का जो अति होता है, परमाणु संख्या होता है, वो कितना होता है। आप लोग को इसको याद रखना, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो है, सॉरी यार, हाँ चलिए, ऑक्सीजन का जो है परमाणु संख्या 8 होता है, ठीक है, 8 होता है। और इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है ना। 2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, तो आपका 6 जो है संयोजकता हो जाएगा। तो आपको पहले ऑक्सीजन लिखना है, और बिंदु संरचना कह रहा है तो बिंदु से ही ना हम लोग संरचना करेंगे उसको। तो 6 कह रहा है तो आपको 6 पॉइंट्स देना है, ठीक है ना। 6 बिंदु देना है। एक बिंदु यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 गो हुआ कि नहीं, 6 गो हुआ ना, 6 गो हुआ ना, तो वही हम लोग बोल रहे हैं। चलिए, अब हम लोग सोडियम होता है, Na का मतलब सोडियम होता है, यानी कि Na। और चलिए इसको देखते हैं। ये जो है सोडियम यानी Na, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। इसका परमाणु संख्या क्या होता है मेरे भाई, 11 होता है। और ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे 8 2 10 और 1 11, तो आपका 11 हो गया। तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो आपको जो है वो उसको लिख लेना, N लिख लेना है। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मतलब कहीं भी 1 इलेक्ट्रॉन डालकर इसका बिंदु संरचना कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने डाल रखा है। चलिए, आपका अगला कर रहा है कि देखिए, मिड पॉइंट देकर मैंने लिखा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या करा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे Cl का 17 होता है परमाणु संख्या Cl का, तो इसका है 2 है, 8 है और 7 है, तो इसका संयोजकता हो जाएगा ये। और Si का 14 होता है, Si का 14 होता है, तो इसका लिख लेंगे है ना 2 8 4, तो आपका 4 जो है संयोजकता हो जाएगा। और मैग्नीशियम यानी Mg 12, यानी कि 2 8 2, यानी कि 2 इसका संयोजकता हो जाएगा, है ना। अगला आप लोग का करा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई याद रखिएगा। करा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो उत्तर में लिखिएगा आप लोग, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कि जैसा कि ये है, ठीक है ना, जैसा कि ये करा है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में, यानी कि बाह्यतम 1 कक्ष 2 कक्ष 3 कक्ष, तो आपका ये मध्य कक्ष हो गया, ये अग्र कक्ष हो गया, तो बाह्यतम कक्ष कौन हुआ, आपका 2 ही ना हुआ। बाह्यतम कक्ष मतलब बगल में, तो बाह्यतम कक्ष में उपस्थित, यानी उपस्थित है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इलेक्ट्रॉनों तो है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसको संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। चलिए, देखिए, हम लोग इतना बारीकी से समझ रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, हमको बोलते बोलते हालत ख़राब हो गया, लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए मेरे दोस्त, मेरे भाई।
आप लोग मेरे मजबूरी को समझिए, मेरे जोश को समझिए, आप लोग मेरे मेहनत को समझिए। चलिए कोई बात नहीं है, कह रहा है ना, कह रहा है, चलिए कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त शेष सभी इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है ना। कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे कि एल्यूमिनियम में 13 होता है, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, इसका 2, 8 और 3, ठीक है ना। बाह्यतम कक्ष में हो जाएगा 3, तो आपका हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 8 नंबर पेज आपका हो चुका है, अब 9 नंबर पेज चलते हैं। कह रहा है आज क्लास को ख़त्म करके ही जाना है मेरे भाई, आप लोग भी नहीं जाइएगा। हम तो पढ़ाई करेंगे लेकिन आप लोग ही भाग जाते हैं, आप लोग भी भाग जाते हैं। चलिए कह रहा है अब हमारा कि रासायनिक बल किसे कहते हैं। देखिए कितना इम्पोर्टेंट कितना मज़ेदार टॉपिक आ रहा है मेरे नोट्स में, आप लोग कह नहीं सकते हैं। कह रहा है रासायनिक बल किसे कहते हैं, तो किसी अणु या यौगिक में परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को ही रासायनिक बल कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, किसी अणु या यौगिक में परमाणु के बीच लगने आकर्षण बल रासायनिक बल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, तो किसी अणु या यौगिक में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखना, मतलब किसी अणु या यौगिक में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाला बंधन रासायनिक बंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक बंधन कहलाता है, याद रखिएगा, रासायनिक बंधन कहलाता है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, एक वैद्युत संयोजिक बंधन या इसको आयनिक बंधन भी कहते हैं, इसको आयनिक बंधन भी कहते हैं, और चलिए यहाँ पे एक और बंधन है जिसका नाम है सहसंयोजक बंधन। क्या है? सहसंयोजक बंधन, ठीक है ना, सहसंयोजक बंधन। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन होते हैं। क्या होते हैं? चलिए देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 2 परमाणु के बीच एक अधिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बहने वाला बंधन वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहलाता है। सोडियम क्लोराइड का बनना, ये सब जैसे में यानी उदाहरण है, सोडियम क्लोराइड का बनना, कैल्शियम ऑक्साइड का बनना, सोडियम मोनोऑक्साइड का बनना, यह बंधन सामान्य एक धातु और एक अधातु के बीच बनता है। एक धातु और एक अधातु के बीच बनता है, ठीक है ना, एक धातु और एक अधातु के बीच बनता है। चलिए आपका 9 नंबर पेज भी ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं, रुक जाइए 1 मिनट, देख लेते पेज ख़त्म हुआ है कि नहीं। ख़त्म है। चलिए अब हम लोग 10वां पेज पर, यानी हम लोगों का 2 पेज और बच गया है। आप लोग, हमको तो लगता नहीं है कि 1 घंटा का हो पाएगा क्लास, धीरे धीरे पढ़ाना होगा क्योंकि 1 घंटा का पुराना है। चलिए गला बात चुका है थोड़ा सा मेरा। सहसंयोजक बंधन क्या कर रहा है कि सहसंयोजक बंधन, जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। क्या कर रहा है कि जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, तब उसके बीच हुआ रासायनिक बंधन संयोजक बंधन कहलाता है। सहसंयोजक बंधन कहलाता है। सहसंयोजक बंधन कहलाता है। चलिए आपका जैसे में है कि हाइड्रोजन अणु का बनना यानी एकल होगा, ऑक्सीजन अणु का बनना द्विक होगा, उसके बाद होगा आपका नाइट्रोजन अणु का बनना त्रिक होगा, यानी समझ रहे हैं 8 मतलब ई होगा, ठीक है ना, और फिर ऑक्सीजन यानी 2 होगा, और नाइट्रोजन यानी कि N, ठीक है ना, यानी 3 वो होगा।
यही है, यही बता रहा है। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है तो आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है कि यह बंधन सामान्यतः एक अधातु और एक एक तो उप धातु होना चाहिए, चाहे हाँ, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये थोड़ा गलत लिखा गया होगा, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा है। यह बंधक सामान्यतः एक अधातु और एक अधातु के बीच होता है। नहीं 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 नहीं, हमको लगता है यह अधातु हम लोग लिख चुके हैं, इसको हम लोग देखिए यहाँ पे उप धातु होना चाहिए हमको लगता है। यहाँ पे इसको कट कर लीजिए, यहाँ पे उप धातु लिख लीजिए। कोई बात नहीं है, थोड़ा हमारा गलती हो जाता है, हम आप लोग को बताए हैं कि गलती होता रहता है। चलिए इसको लिख लेते हैं उप धातु। आप लोग लिख लीजिएगा, हमको लिखने में नहीं बन रहा है यहाँ पे भाई, ठीक है ना, लिखने में नहीं बन रहा है। चलिए कह रहा है कि संयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग वेट कीजिए, हम लोग गाना भी सुनाएंगे आप लोग को, ठीक है ना, आप लोग वेट कीजिए। संयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन, त्रिक सहसंयोजक बंधन। करा एकल सहसंयोजक बंधन, इसमें संयोग करने वाला परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन सॉरी एक मिनट रुक जाइए, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। एकल मतलब हो गया एकल मतलब क्या हो गया? एक। आप लोगों को ये बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। कह रहा है कि इसमें संयोजन करने वाला परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। और द्विक में क्या हो जाएगा? तो इनमें संयोजन करने वाला परमाणु दो इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। बस यहाँ पे कुछ नहीं है, समझे। जैसे में आप लोग देखिएगा हाइड्रोजन यानी H2 अणु का बनना यानी एकल हो जाएगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। चलिए आपका 11 नंबर प्रश्न 11 नंबर अथी आपका हो जाएगा। करा कि द्विक संयोजक बंधन, करा कि इसमें संयोग करने वाला परमाणु दो इलेक्ट्रॉन का मतलब साझा करता है। चलिए आपका 11 नंबर पेज हो जाएगा, अब आपका ख़त्म ही होने वाला है। करा कि का साझा करते हैं, ठीक है ना, का साझा करते हैं। करा जैसे में ऑक्सीजन का बनना, जैसे O बराबर नहीं है, ये समझिएगा आप लोग, O बराबर नहीं है, ये है आपका O द्विक यानी दो को लाइन उसके बाद O। चलिए आपका त्रिक कह रहा है, त्रिक आप लोग को दिख रहा है ना, त्रिक सॉरी कह रहा है त्रिक सहसंयोजक बंधन, इसमें संयोग करने वाले परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। जैसे में नाइट्रोजन यानी कि अणु का बनना, नाइट्रोजन अणु का बनना जैसे त्रिक हो गया, जैसे कि मैंने बताया N, ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि धातु है ना, कह रहा है कि धातु प्रकृति में मुख्यतः 2 अवस्था में पाए जाते हैं ना, 2 अवस्था में पाए जाते हैं। पहला मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था, 2 अवस्था में पाए जाते हैं। पहला है मुक्त अवस्था और दूसरा है संयुक्त अवस्था। जैसा कि मुक्त अवस्था में हम लोग पढ़ेंगे कि वैसे धातु जिस पर वायुमंडल के अवयव का प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे धातु जिस पर वायुमंडल के अवयव का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको हम लोग मुक्त अवस्था कहते हैं। कैसे धातु? जैसे वैसे धातु जिन पर वायुमंडल के अवयव का प्रभाव नहीं पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो मुक्त अवस्था कहेंगे। करा कि सोना, चांदी, प्लेटिनियम और आदि। और कह रहा है कि संयुक्त अवस्था वैसे धातु जिस पर वायुमंडल के अवयव का प्रभाव पड़ता हो, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आदि हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग इस पेज के पढ़ने के बाद एक गाना सुनाएंगे आप लोग को हम, थोड़ा इंटरेस्टिंग के लिए, और तब आप लोग आगे पढ़िएगा। थोड़ा एक पेज और बच गया, उसको भी पढ़ लीजिएगा। जैसे खनिज किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये SST में भी पूछता है। कहाँ पूछता है? SST में भी पूछता है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट है, ये MTR लगा लीजिए। देखिए खनिज बहुत आसान है। जैसे कि देखिए पृथ्वी के परत में पाई जाने वाली धातु युक्त ठोस पदार्थ खनिज कहलाते हैं।
पृथ्वी की परत में पाई जाने वाली धातु युक्त ठोस पदार्थ खनिज कहलाता है। इसका कई सारा परिभाषा है, सो आप लोग घबराइएगा नहीं, कई सारा परिभाषा है। आप लोग भी जो अपने नोट्स में बनाए होंगे वो भी सही है और ये भी सही है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अयस्क के बारे में पढ़ते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? तो जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु पाए जाते हैं, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु पाए जाते हैं तथा जिसमें कम खर्च में ही एवं सरलता से धातु प्राप्त की जा सके। देखिए हम आप लोग को बताते हैं कि देखिए कितने बच्चे होंगे ना कि इस वीडियो को इस पर्पस से नहीं देखते होंगे क्योंकि ये टाइपिंग वाला क्वेश्चन या फिर नोट्स नहीं है। देखिए टाइपिंग वाला क्वेश्चन क्या होता है, देखिए जैसे टाइपिंग वाला में आप लोग को साफ साफ दिखता है, लेकिन इसमें भी मैंने ऐसे लिखा है कि आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। आप लोग बहाना नहीं बनाइएगा या फिर किसी क्रिएटर को आप लोग या फिर किसी सर को आप लोग बेइज्जती मत कीजिएगा। देखिए इतना साफ से लिखा हुआ है, आप लोग को ये नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्लास 10th के लायक नहीं है। इतना साफ से लिखा हुआ है तो आप लोग ये नहीं समझ पाइएगा तो क्लास 10th के आप लोग लायक नहीं हैं, समझे। आप लोग क्लास 10th के लायक नहीं है, पढ़ाई छोड़ दीजिए। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि एक बच्चा इतना मेहनत कर रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए हम बता दें आप लोग को तो टाइपिंग करवाने में ना बहुत मेहनत लगता है, समझे। टाइपिंग कराने में बहुत मेहनत लगता है और मेरा भी पढ़ाई है, क्लास 10th में है हम भी, तो हमको भी पढ़ना है ना, तो इसीलिए अपना नोट्स का ही शेयर कर दिए हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि वीडियो डालना है, चैनल को एक्टिव करना है ना। क्योंकि अगला जो 27 वर्जन वाला आने वाला है मेरा, उसमें देखिएगा मेरा तांडव, मेरा अंतिम प्रहार, मेरा रामबाण, ठीक है ना। मैं भी रामबाण, तांडव, अंतिम प्रहार लाने का कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। देखिए मेरा भी जो है ना, जो 2 महीना बचेगा ना, उसी में मैं सारा चीज़ का टाइपिंग करवा दूंगा। हर एक क्वेश्चन, हर एक वीडियो का टाइपिंग करवाऊंगा, तो आप लोग चिंता ना करें। तब तक के लिए आप लोग यहीं से पढ़िए। और देखिए गाना सुनाने की बात है तो हम गाना आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं। एक गाना हमको याद नहीं आ रहा है, रुक जाइए, हमको याद करने दीजिए थोड़ा। बेटा आप लोग भागिएगा मत, वीडियो छोड़कर गाना सुनाएंगे, बहुत अच्छा गाना सुनाएंगे। देखिए हम जो सुना रहे हैं ना उसको आप लोग दिल पे नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये गाना है ना बहुत सलमान खान का जो है फेमस गाना है और हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये गाना आप लोग सुनिएगा अच्छा से। और ये गाना का आप लोग गलत मीनिंग मत निकालिएगा, हम इसका सही मीनिंग निकालेंगे। पहले सुना देते हैं, उसके बाद सही मीनिंग निकालेंगे। करा है ये प्यार में क्यों होता है, ये प्यार में क्यों होता है, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती, ये प्यार में क्यों होता है, ये प्यार में क्यों होता है, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलता, क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती। लोग इश्क में क्या से क्या हुए, मिल गए कभी फिर जुदा हुए, बस भी जा मिली इस बहार में, उम्र कट रही है इंतजार में, क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती, क्यों किसी को याद के बदले याद नहीं होता। आप लोग अभी पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा इधर उधर का बात ना कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हेलो, थोड़ा गड़बड़ा गया, सॉरी गड़बड़ा गया। चलिए कोई बात नहीं है। आप लोग को कैसा लगा कैसा लगा ये सॉन्ग, आप लोग बताइएगा कमेंट में। चलिए हम लोग एक लास्ट पेज बचा हुआ है, जो 12 पेज बचा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं और हम लोग का क्लास उसमें समाप्त हो जाएगा। चलिए।
कैसा लगा आप लोग का सॉन्ग बताइएगा, थोड़ा हंसी उसी मतलब हंसिएगा नहीं। कह रहा है कि उसे अयस्क कहते हैं, किसे उसे अयस्क कहते हैं। नोट में सभी खनिज हो सकते हैं, सभी खनिज हो सकते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। कह रहा है नोट में, कह रहा है नोट कि सभी खनिज हो सकते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि धातु कर्म किसे कहते हैं। आपका लास्ट टॉपिक है कि धातु कर्म किसे कहते हैं, धातु कर्म किसे कहते हैं। तो उत्तर में हमारा लिखना है कि अयस्कों से धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों से धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों से धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आज हम लोग 1 घंटा का क्लास किए हैं। आज तक इस चैनल पे कभी 1 घंटा का क्लास नहीं हुआ था। आज हम लोग 1 घंटा का क्लास कर चुके हैं, समझे। 1 घंटा का क्लास कर चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है कि मैंने पहली बार 1 घंटा का क्लास लिया, वो भी यूट्यूब पर। पहली बार मैं क्लास ले रहा हूँ यूट्यूब पर, वो भी 1 घंटा का। मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है, मुझे अपने आप पर गर्व भी हो रहा है कि अब हम 1 घंटा का भी क्लास ले सकते हैं और 2 घंटा का भी क्लास ले सकते हैं। उसके लिए हमको एक बार और लेना होगा क्लास 2 घंटे का, ठीक है ना। तो अभी हम लोग शुरुआत में 1 घंटा का क्लास करेंगे, फिर 2 घंटा का क्लास करेंगे, फिर 3 घंटा का क्लास करेंगे। हाँ, और हम एक आप लोग को बता दूँ, तो क्या आप मुझे सहायता कीजिएगा? क्या आप मुझे सहायता कीजिएगा? बोलिए, लगातार 3 घंटा का क्लास में आप लोग हमको सहायता कीजिएगा कि नहीं, से बताइए। लगातार 3 घंटे की क्लास, 3 घंटे की क्लास। देखिए वहाँ पे क्या होगा, लगातार 3 घंटे की क्लास वाली वीडियो में क्या होगा कि वहाँ पे आपको पूरे नोट्स, जैसे कि हमने जितने भी नोट्स बनाए, पूरे नोट्स जितने भी नोट्स बना रखे हैं, सभी को यहाँ पे पीडीएफ के रूप में बनाकर लाऊंगा, और उस सभी को समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, खुद पढ़ूंगा और खुद समझूंगा और आप लोग को भी समझाऊंगा। आप लोगों का 450 प्लस अंक दिलवाऊंगा। देखिए, लेना नहीं है, छीनना है, उससे छीनना है। 450 प्लस आपको छीनना होगा, ठीक है ना। छीनने के लिए आपको मेरा वीडियो देखना होगा, 3 घंटा का लगातार क्लास करना होगा। और ये सीरीज मैं बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ। मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में बता दूंगा कि मैं कब लेकर आ रहा हूँ। मैं आप लोगों के सामने लाइव क्लास में, मतलब लाइव नहीं हो रहा है कि ये, जैसे कि अभी मैं आप लोगों के सामने ऐलान कर रहा हूँ कि मैं 6 घंटा का नहीं, 3 घंटा का, 3 घंटा का भी शुरुआत में, क्योंकि अभी हम 6 घंटा क्लास कैसे ले सकते हैं भाई। अभी हम 6 घंटा क्लास कैसे ले सकते हैं? अभी प्रैक्टिस करेंगे तब हम 3 घंटा के पहले क्लास लेकर देखते हैं कि ले पाते हैं कि नहीं। तो 3 घंटा तैयार रहिएगा, 3 घंटा आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है ना। देखिए, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, क्योंकि आप लोग तो अभी सपोर्ट करते नहीं हैं। 100 को सब्सक्राइबर आप लोग पुराए नहीं है, तो कितना हम लोग लाइव लेंगे। तो कोई बात नहीं है, अथिये ले लेते हैं, रिकॉर्डेड ही ले लेते हैं 3 घंटा के। तो आप लोग देख लीजिएगा 3 घंटा के। देखिए, अगर आप लोग 3 घंटा का देखने में असमर्थ है तो आप लोग उसको 1.5 गुना स्पीड में देख लीजिएगा। आप लोग का टाइम ही बचत हो जाएगा। 1.5 गुना स्पीड में देख लीजिएगा, ठीक है ना। स्पीड आप लोग 1.5 गुना स्पीड में देख लीजिएगा, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो 3 घंटा की क्लास में आप लोग जुड़िएगा कि नहीं, बताइए कमेंट में बताइएगा कि कितने बच्चे हैं कि जो इस 3 घंटा के क्लास में जुड़ेंगे। देखिए, आज हम लोग एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। अगर इस पर कमेंट बॉक्स ओपन नहीं हुआ, बॉक्स नहीं ओपन है, तो हम लोग एक शॉर्ट्स वीडियो डालेंगे, जिस पे आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है ना। शॉर्ट्स वीडियो डाल देंगे कि हाँ आप लोग 3 घंटे की क्लास के लिए तैयार है ना, तो आप लोग को यस या नो बताना है, ठीक है ना। और आपको कुछ अच्छा कमेंट्स करना है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आप लोग को अच्छे और
अच्छे और बेहतर बनाने के लिए, पढ़ाई के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम आप लोग के बनाएंगे 3 घंटा की क्लास के लिए नोट्स बनाएंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा, वहाँ पे हर एक चीज़ रहेगा, मतलब कहिए ना, हर एक चैप्टर का जो है, साइंस का हर एक चैप्टर का दो चैप्टर का ले लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपका ये चैप्टर का तीसरा चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद ले लेंगे हर एक चैप्टर का, मैं ना 2-2 चैप्टर ले लूँगा, हो जाएगा 3 घंटा लगातार। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा 3 घंटा के लिए। तो तब तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तो तब तक के लिए इतना ही, और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बाय बच्चों, धन्यवाद आप लोग इतना क्लास करने के लिए, बहुत हो गया, आप थक गए हैं बहुत। और पानी वानी पी लीजिए, जाइए। चलिए धन्यवाद आप लोग का। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जीवन में हमेशा खुशी से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। माँ बाप को धोखा मत दीजिए। चलिए धन्यवाद।